सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं जिसने पिछले 2 साल में इस देश में आंदोलन को एक अलग ऊंचाई दी, जिनके संयम, जिनके साहस, जिनके धैर्य ने एक अलग किस्म की आग देश के अंदर एहसास कराने में सफलता हासिल की। हम बात कर रहे हैं उस किसान आंदोलन के नायक से जिसके देखने के साथ ही उस आंदोलन ने एक व्यापक स्वरूप लिया। किसान आंदोलन के तहत एक बड़ा चेहरा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हम उनसे रूबरू होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उस आंदोलन के अनुभव को और आने वाले समय की कार्य योजना को। तो राकेश टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब। तो आपसे समझना चाहते हैं टिकैत साहब, जिस समय पे ये आंदोलन शुरू हुआ था जी, जिस प्रकार के विषयों को लेकर हुआ था, उसकी जो अवधि रही और बाद में उसके अंतर्गत जो ये पड़ाव आया है स्थगित होने का, शुरुआत में आप सोच पाए थे यहां तक पहुंचेंगे? सोच तो रहे थे लेकिन इतना लंबे का नहीं पता था कि इतना लंबा चलेगा। जी ये तो था कि चलेगा तो जी लेकिन इतना लंबा चलेगा। ये जब उनसे 2-3 बार की मीटिंग हुई जी और जब वे मीटिंग में ये कहते थे जी अगली डेट रख लो और 5 दिन की रख लो, तो इसका मतलब ये था कि ये लंबा चलेगा। जी अगर कोई सरकारें बातचीत में डेट एक हफ्ते की रख रही है, 3-3 दिन की रख रही है, तो इसका मतलब कि आंदोलन लंबा चलेगा, ये एहसास हो गया था। पर अमूमन हम जिस प्रकार के अनुभव पिछले कुछ सालों से देश में देखते हुए आए हैं, तो हफ्ते भर भी किसी हड़ताल के चलने में पसीने छूट जाते हैं। इस आंदोलन के साथ ऐसा क्या रहा जिसके चलते इसने 378 दिन तक की लंबी अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया? ये बात समझने की है। आप इस आंदोलन का हिस्सा रहे, थोड़ा समझा सकेंगे क्या ताकत इसके पीछे रही जिसके चलते ये आंदोलन इतना लंबा टिक गया? देखो, किसान तंग हो रहा पूरा देश का। किसान, नौजवान, बेरोजगार, आदिवासी, हर उसका त्रस्त थे लोग। जी वे अलग अलग मूवमेंट करते थे, आप अपने बैनर पर करते थे। जी इसमें संयुक्त रूप से लोग इकट्ठा हुए जी और एक ही विचारधारा के लोग थे और कहा कि भाई जो ये 3 कानून आ गए ये बेहद ज्यादा खतरनाक हैं जी और इनके खिलाफ इकट्ठा ही होकर एक मोर्चेबंदी कर लो। जी जिस दिन ये कानून आए उस टाइम से ही देश में आंदोलन शुरू हो गए थे। जी। पंजाब के लोग वहां पर बैठ गए थे, उत्तर प्रदेश और जो होल स्टेट है उसमें लोग धरना प्रदर्शन करते थे, एक दिन को ज्ञापन दिया। जी और बाद में हवा ये बनी कि दिल्ली की तरफ को लोगों ने कूच करा। जी हरियाणा ने जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार करा, तो एक जुनून आया, मीडिया ने जो दिखाया, तो उसने कहा कि अब अत्याचार सहन नहीं होगा, चलो। और वो दिल्ली में लोग आन के बैठ गए। दिल्ली में जी उठने का फिर कोई वो नहीं थे। सब लोग वहां से कह के आए थे घर से जी कि घर वापसी आना ही नहीं। और बहुत लोग वे थे कि घर वापसी उस दिन के बाद में गए ही नहीं। ये आंदोलन जो लास्ट वहां से टेंट गया है जी वो 16 तारीख को गया, तो 16 तारीख की रात को गया हुआ टेंट। तो इसमें ये लगाओ कि ये 385 दिन आंदोलन चला है। जी तो 385 दिन ये जो आंदोलन चला, इसके दौरान आपने एक उल्लेख किया कि जब मीडिया ने दिखाया, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है टिकैत जी आपसे, मीडिया की भूमिका को आपने किस रूप में देखा इस आंदोलन के दौरान? क्योंकि कई बार आप मीडिया पे नाराज होते हुए भी दिखे, मीडिया के संदर्भ में आपकी शुद्धता, आपकी उग्रता, आपकी स्पष्टता भी दिखी। तो कुल मिला के मीडिया की भूमिका इस आंदोलन में क्या रही? देखो, 2 महीने एक तो बिल्कुल ठीक चले बहुत से चैनल जी, लेकिन फिर उसके बाद में चैनलों में बंटवारा हो गया। जी कुछ इसको ठीक दिखाते थे, कुछ इसके खिलाफ बिल्कुल निगेटिव थॉट पैदा करेंगे। 100% जो झूठ के आधार पे वो करते हो, कुछ ने काम हो करा शुरू। जी लेकिन मीडिया का धन्यवाद है कि उसने दिखाया, जी चाहे उसने ए कहा या बी कहा, उसने दिखाया। हमने भी कहा भाई मीडिया दिखा तो रही है, नाम तो ले रही, जी लेने दो इसको, नाम ही लेने दो। तो मीडिया का बड़ा रोल इसमें रहा और 1 साल तक हर रोज आंदोलन को दिखाया। जी सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल रहा कि जो छोटे छोटे बच्चे वहां पाए जिन्होंने यूट्यूब पर चैनल शुरू किए, जी वे हजारों की तादाद में वहां पाए, उनका बड़ा रोल रहा। उनका मुकाबला बड़े चैनलों से हो गया। जी
और उसकी खासियत यह थी कि यूट्यूब को गांव के लोग देखते थे अपने मोबाइल पे। जी जब तक बड़े चैनल समझते कि बड़ा चैनल तो टीवी अगर घर में होगा तो देखेंगे, और वो सबके जेब में पड़ा था मोबाइल फोन, जी और यूट्यूबर ने उसमें ठोक के अपना वो भेजा, चेज ने कैसी खबर भेजी, तो जैसे ही वे डालते थे आंदोलन की तो वो पूरी पिक्चर उसके सामने आई थी। तो उससे वैचारिक रूप से लोग इस आंदोलन से जुड़े। तो बड़ा सोशल मीडिया का बड़ा इफेक्ट इस आंदोलन में रहा तो है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां राकेश टिकैत जी की कि सोशल मीडिया ने भी इस आंदोलन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। बड़ी बड़े चैनलों के संदर्भ में इस बात की आभारी है कि कम से कम उन्होंने चैनल को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आंदोलन को भी प्रासंगिक बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन आपसे जो समझने की बात है इस आंदोलन के संदर्भ में टिकैत जी, ये आंदोलन की बुनियादी 3 कृषि कानूनों की वापसी जी। और आंदोलन जब स्थगित हुआ तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद हुआ। हाँ। पर किसान को हासिल क्या हुआ ये समझना चाहता है देश। जब कृषि कानून आए तो उससे पहले बताया जा रहा था कि देश में किसानी और किसान की हालत ठीक नहीं है। अब कृषि कानून वापस हो गए तो इससे क्या देश के किसान और किसानी की हालत ठीक हो जाएगी, या वो चुनौती अभी आपके सामने है? देखो सारी चुनौती है अभी। ये तो 3 काले कानून और कोरोना एक टाइम पे आए जी। हमने ये कहा कि देश में से कोरोना एक बीमारी थी, अब सब हॉस्पिटल, सब डॉक्टर, सारा सोशल लोग, अस्पताल, सब लोग उस पर लगे कि कोरोना आ गया भाई इसको पकड़ो। पहले कोरोना खत्म होगा धीरे धीरे, क्या देश में से बीमारी खत्म होगी? तो ये काले कानून भी एक कोरोना की तरह थे जी। आए, किसानों ने मूवमेंट करा, एक बीमारी थी, बीमारी खत्म हुई, लेकिन देश में से समस्या खत्म नहीं हुई। लोग बोलना सीख रहे अब, अपनी बात अपनी भाषा में सरकार और अधिकारियों के सामने कहना सीख गए। अब बड़ा परिवार इकट्ठा हो गया, पूरे देश का एक वैचारिक क्रांति ये बनी है। और जब भी कोई वैचारिक क्रांति आती है तो परिवर्तन करती है। इस आंदोलन से बहुत सी चीजें मिली। इस आंदोलन में 3 काले कानून, या कोई भी किसानों के खिलाफ कोई सरकारें कोई कानून कोई बिल लेकर आएगी तो 2 बार सोचेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी हो, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, कोई सभा में जाएंगे तो किसान का नाम सबसे पहले लेंगे। ये किसान परिक्रमा पॉलिटिकल आदमी को करनी पड़ेगी। इस आंदोलन से ये हुआ। तो टिकैत जी के अनुसार किसान अब सरकारों की प्राथमिकता रहेगी, कम से कम इस आंदोलन के अंतर्गत पहली उपलब्धि ये है। और दूसरी उपलब्धि ये है कि किसान को अपनी बात अपनी भाषा में लोगों तक संप्रेषित करना आ गया। लेकिन आपसे समझना ये चाहता हूं टिकैत जी कि इतने सारे संगठन एक साथ जुड़े थे। भारतीय किसान यूनियन जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके नेतृत्व एक समय आपके पूज्य पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, बाद में उसमें तक बिखरा हुए भारतीय किसान यूनियन फलाना गुट, भारतीय किसान यूनियन फलाना गुट ऐसे दिखते थे। पर इस आंदोलन के संदर्भ में 500 से ज्यादा या 600 से ज्यादा संगठन एक साथ रह कैसे लिए? और ये एकता केवल इस संघर्ष तक थी या आने वाले समय में भी हमें अब ये एकता दिखेगी किसानों की? ये तो दिखेगी, इसमें से छटनी होती रहेगी। जी। जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वे छोड़ छोड़ कर जाते रहेंगे इसमें से। जी। उनको जनता अपने आप देखती रहेगी। ये किसान संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा, ये आगे भी रहेगा। इसमें छटनी जरूर लगती रहेगी, इसमें रिफाइंड होते रहेंगे, ये तो चलेगा। और जो जनता जिसको चाहेगी, जो उसके मतलब के लोग होंगे, वही जनता के बीच में जा पाएंगे। कुछ 26 तारीख में भी आप देखोगे कुछ लोग 26 तारीख में भी चले गए। उनको किसी को अपनी प्रॉपर्टी का था, किसी को जेल जाने का था, उस दिन भी छोड़ के गए। कुछ और अब जाएंगे, अभी इलेक्शन वाला दौर चल रहा, कुछ अभी भी छटनी हो जाएगी। जाएंगे अभी 3-4 महीने बाद में कौन कौन लोग इसमें रहेंगे, क्या चलेगा, लेकिन ये चलेगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा चलेगा, इसमें कुछ और नए लोग भी आएंगे। आपने जिक्र किया इलेक्शन का, ये जहन में है बहुत लोगों के, राकेश टिकैत अब आगे क्या करेंगे? राकेश टिकैत का पुराना चुनावी इतिहास है, क्या भविष्य भी चुनाव में कुछ दिखेगा या राकेश टिकैत ने अब निजात ले ली चुनावी राजनीति से? ना, हमने तो ले ली। हमने जो तजर्बा लेना था, वो जो क्या चुनाव में क्या होता है, हम वो लड़के देख लिए हमने।
और इंडिविजुअल आदमी को किसी को चुनाव लड़ना है, बहम काटना है अपना, जी तो जरूर लड़कर देखना, पार्टी छोड़ के किसी के रहमो करम पर ना लड़ रहे किसी के। जी आप इंडिविजुअल चुनाव लड़कर देख लो तो उसका तजर्बा हो जाएगा। तो तजर्बा लेना चाहिए आदमी को, अकेले को। तो तजुर्बे में ऐसा क्या खराब रहा राकेश टिकैत जी को कि उन्हें लगता है कि अब इस चक्कर में नहीं पड़ना? ना ना, हमें पड़ना ही नहीं इस चक्कर में। जी हाँ, इस चक्कर में पड़, किसी दुश्मनी काट दो, उसे चुनाव का रास्ता बता दो, जी। बस उसका घर दर सब निमट लगा इसी में ही। पर अखिलेश यादव से लेके जयंत चौधरी तक सब आपके संदर्भ में बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। उन्हें निराश कर देंगे राकेश टिकैत? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जी ना, हमें चुनाव लड़ना। जो हमको कह रहे हैं उनका धन्यवाद भाई जी लेकिन अपना काम करो। जी फील्ड बहुत बड़ा है जी अब जिसको भी काम करना है, फील्ड बहुत बड़ा है, अपने की जुताई करो और अपना बुआई करो, जो जैसा बोगा ऐसा काटेगा। तो क्या अब राकेश टिकैत की भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं रही? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चुनौती बनकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मैदान में निकले हुए हैं। पोस्टर में साथ साथ राकेश टिकैत को लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत नाराजगी जता रहे हैं, क्या है क्यों कहानी? लगाओ भाई हमारा फोटो? जी पॉलिटिकल आदमी क्यों लगाओ हमें फोटो? हम अब अपना काम कर लें, तो हम किसानों के ही रहने दो, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो देश का जंगलों में रहने आदिवासी जो लोग हैं, हम उन पर काम कर लेने दो। जी आएंगे हम आपके यहाँ पे भी आए, जी तो अब ये पूरा जो टेररिज्म का क्षेत्र है, सुकमा हो गया, ये हो गया, जाएंगे हम इनके बीच में भी, जी उन क्षेत्रों में भी जाएंगे, जो आदिवासी हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके पास में भी जाएंगे। यह समस्या उनकी भी है, तो हमें उनसे बगल ही रहने दो चुनाव से। जिसको लड़ना वो अपना लड़े, अपना काम करे। तो राकेश टिकैत जी की अब चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, राजनीतिक गतिविधि में दिलचस्पी नहीं है ना, हमारा किसी में नहीं। और रही जहां तक बीजेपी के सवाल है, जी बीजेपी भी एक पार्टी है जी और ये खुद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब वहां पे वे भूमि अधिग्रहण के मामले चल रहे थे, हम वहां जेल में रहे, जी तो हमने कहा जी, अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि 5 लाख रुपया हम जमीन अधिग्रहण के देंगे किसानों को। जी तो इनकी सरकार ने, बड़े बड़े लोगों ने उस टाइम पे ये कहा कि जी पार्टी अलग चीज है और सरकार अलग चीज है। जी तो हम तो अब इसका पता चला कि सरकार अलग हो और पार्टी अलग हो। जी तो सरकार तो यहाँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार चलाती है कंपनी, ठीक है। तो बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है देश में। जी तो ये अपना काम करो, हमारी लड़ाई सरकार से है। अगर सरकार किसी पार्टी की मदद करेगी सरकारी, तो हम उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। जी सरकार अपना काम करे, जो हमारे साथ वादा करा सरकार उसका काम करे, लेकिन छेड़खानी ना करे। सरकार सरकार रहे, सरकार पार्टी ना बने। प्रधानमंत्री देश के हैं, वे प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हमारा जो संघर्ष हुआ या बातचीत हुई वो भारत सरकार से है, वो किसी पार्टी से नहीं है। जी ये हमारा सवाल है, यही समझने का हेर फेर है। वे पार्टी के लोग कहते हैं जी हमारी सरकार है, हमने कहा कि तुम्हारी सरकार है तो प्रधानमंत्री तक कहो कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, ये को आओ। हेरा फेरी ना करो, देश के प्रधानमंत्री को देश का रहने दो। हमारे मुद्दे भारत सरकार से हैं, जिसको चुनाव लड़ना हो अपना चुनाव में काम करें। अगर हेरा फेरी करेंगे तो हम वे फेर के वही हैं, फिर वही हैं हम। तो हमारे मुद्दे तो भारत सरकार से हैं, और मुद्दा जो अब आखिरी फंसा हुआ है आपके इस पूरे संघर्ष का, वो एमएसपी को लेकर है। आपसे जानने में दिलचस्पी, क्या आपको लगता है वाकई एमएसपी की गारंटी व्यवहारिक रूप से संभव है, जो मांग आप कर रहे हैं? क्योंकि सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग बड़े बड़े मंचों से बता रहे हैं कि अगर जितना एमएसपी के अंदर पैसा लगता है इतना तो हमारा बजट भी नहीं रहता, मांगी ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती। क्या कहते हैं राकेश टिकैत जी? उनको किसी से बुलवा के बात करो, वे कौन लोग हैं जो ज्ञान दे रहे सरकार को? जी पूर्ण रूप से आप ये समझ लो कि 12 लाख करोड़ रुपया की अगर 23 फसलों पर हम खरीद करें तो 12 लाख करोड़ रुपए की वे फसलें होंगी। जी ये मोटा मोटा सा एक आप समझ लो जी मोटी भाषा में। 4 लाख करोड़ रुपए की हम अपने आप खुद कंज्यूम करते हैं, जी उसमें हम खाने का, अपने पशु का, अपने बीज का, और कुछ खराब होगी जी तो बच गई 8 लाख करोड़ रुपए की फसलें बचगी। जी 4 लाख के लगभग सरकार को लगा लो कि वह कमती बत्ती हैं कुछ, वो खरीद कर लेती है एमएसपी पे। जी
तो सरकार ने तो 4 लाख करोड़ रुपया दे दिया एमएसपी के। जी अब उसमें घपला कहां से शुरू होता है? 2 जगह से इसमें घपला होता है। जी कुछ लोग एमएसपी के नाम से, बड़ा व्यापारी सस्ते में खरीदता है और भारत सरकार को एमएसपी पे बेचता है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। अकेले एमएसपी पे सस्ते में खरीद पर भारत सरकार को बेचने में सरकार ने तो वो 4 रुपया हमको दे दिए, किसान के नाम से दे दिए, उसको बीच में बड़ा व्यापारी है वो खा गया। 2.5 किसान को दे दिया, 1.5 अपने आप खा गया। जी 1.5 लाख करोड़ रुपए तो आएगा वहां से। जी बच गई 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें, वो उसको बाजार खरीदता है, व्यापारी उसको भी सस्ता खरीदता है और उसको महंगे पे बेचता है। कुछ अपने आप बिक जाती है, एमएसपी से ज्यादा पे बिक जाती, जैसे अब की बार कुछ सरसों बिक गई थी, जी तो 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वो है। उसमें भी 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का उसमें वो है कि कोई 2,000 रुपए की चीज हुई और 1,400 रुपए में खरीद ली, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया वहां से आएगा, वो भी बाजार से होगा, जी इंडस्ट्री से आएगा, व्यापारी से। तो 3 लाख करोड़ रुपया किसान का व्यापारी चट करता है। सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए, वे इस पे कानून बना दे कि एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं होगी, तो हमारा राह बैठ जाएगा बिल्कुल ठीक। और 3 लाख करोड़ रुपया जो किसान के पास में आएगा वो बाजार में जाएगा, वो दुकानदार के पास में जाएगा, वो मिस्त्री के पास में जाएगा, और सरिया ईंट रोडी के पास में जाएगा, उस पर टैक्सेस लगेगा। एमएसपी पे सरकार को नुकसान नहीं है, एमएसपी से सरकार को पूर्ण रूप से फायदा होगा, टैक्सेस मिलेगा। लेकिन जो इनके ज्ञानदाता हैं वे इनके नहीं, वे इंडस्ट्रीज के ज्ञानदाता हैं। और हमने बार बार कहा कि जो सरकार है वो इंडस्ट्रीज को फायदा कैसे हो, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन कैसे आए, बैंक आ रहे हैं अब, जी वे सड़कों पर आ रहे, और जैसे जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी और स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म होगी, बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग गरीब होंगे। तो सरकार को चाहिए कि जो सबका साथ सबका विकास दिया तो इस नारे को हटा दे, जी और या भाई काम करके दिखाएं। अब जनता जागरूक होगी। सबका साथ और सबका विकास, या तो इसे हटा दे या काम करके दिखाए। लेकिन ठीक है जी, आपकी बातचीत से ऐसा लगता है जैसे आपको इस देश के व्यापारी या उद्योगपतियों से बड़ी नाराजगी है। क्या वस्तुतः ऐसा ही है? हमने तो कहा कि उद्योगपतियों को तो चाहिए ना जी उद्योगपति बहुत हो सकते हैं जी उद्योगपति 2 या 3 और 4 नहीं हो सकते। जी ब्राजील का मॉडल देश में चलेगा नहीं, जी हमारी उससे एलर्जी है। भाई ब्राजील का मॉडल क्यों चलेगा देश में? ब्राजील में वहां की 80% जमीन 285 लोगों के पास में है, वहां पर 10-10 हजार हेक्टेयर के फार्म है, एक का आदमी के जी एक फार्म। हमारा तो वहां आंदोलन चल रहा है, हम तो जमीन छीनते हैं वहां पे, जी। और जो मजदूर है वहां को उसको बांटते हैं, जी 500 से 200 एकड़ जमीन उसको देते हैं। हमारा 72 देशों में संगठन काम करता है। और क्या दुनिया की पॉलिसी है, क्या भारत में होने जा रहा है आने वाले 50 से 70 साल में। ये कोई जो कहते हैं ना 70 बनाम 7 बनाम 70, जी जो इनका फार्मूला है उसको समझ लो आप क्या है। जी जो ये कहते हैं ना 70 बनाम 7 बनाम 70, जी 70 साल में पूरे देश की प्रॉपर्टी को ये बेचेंगे। यहाँ 1 किलो भी अनाज पैदा नहीं होगा देश में। अगर इनकी पॉलिसी हुई तो यहाँ पे 1 किलो भी अनाज पैदा नहीं होगा देश में। इस पूरी जमीन को बंजर बनाएंगे, इसमें केमिकल डाल देंगे, अनाज बाहर से आएगा, ये पूरा देश मजदूर कॉलोनी बनेगा। आप पूरी पॉलिसी उठा लो इनकी। जी यहाँ का पशुधन खत्म होगा, उसके साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म होगा। दूध की पॉलिसी बाहर से लेकर आ रहे कि 22 रुपया लीटर हम दूध बाहर से यहाँ पे बेचेंगे, बड़ी कंपनी आ रही। अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपये पर लीटर की आप सब्सिडी दोगे तो हम बचेंगे। तो ये बहुत सी पॉलिसी हैं। अब ये है कि सरकार अगर बैठ के बातचीत करे जी तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हम सारी पॉलिसी सरकार को देंगे, उस पर सरकार काम करे। लेकिन ये नहीं होगा कि आप कोई भी चीज लेकर आओगे और देश उसको मान जाएगा। पूरे ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां बेच दी, किसी को पता भी नहीं चला कि फैक्ट्री बिक भी गई क्या। मतलब कोई ऐसा क्या देश आने वाले समय को लेकर बड़ा अंदेशा है राकेश टिकैत जी के मन में। पर मैं बातचीत को अब आखिरी चरण में ले जाने की कोशिश करता हूँ टिकैत जी।
वो समझना ये चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन जिसकी अवधि आप 385 दिन बता रहे हैं, ये स्थगित हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को ये बैठक करके ये रिव्यू करेगा कि उनकी मांगों पर, जिनके आधार पर, जिन आश्वासन पर ये आंदोलन स्थगित हुआ है, आगे क्या करना है। आगे आने वाले समय की आहट को आप कैसे देख पा रहे हैं? आप आने वाले 70 साल देख पा रहे हैं? आने वाली 15 जनवरी को क्या हालात मिलेंगे, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? हम मीटिंग करेंगे अपनी, वो तो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है जी और हम हर स्टेट के मुख्यमंत्री से, उनकी सरकारों से मिलेंगे, जो समझौते हैं उसको लागू करें। जी और सरकार कोई भी फैसला लेकर आ रही है वो बातचीत के आधार पे ही उन पॉलिसी को लेकर सरकार आए हैं। जी ये है कोई केसेस के मामले हो या 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन का मामला हो, जी या 10 साल पुराना ट्रैक्टर का मामला हो, तो ये बहुत से सवाल सरकारों से हैं। जी सरकारों से बैठेगी सरकार तो उससे बातचीत करेंगे हम। और हम चाहते हैं कि सरकारों को कोई काम करना हो, जनता को सब पता है, उनकी आने वाली पॉलिसी क्या है वो हमको पता है, सब पता है, हमारे आदमी भी अंदर हैं सब। जी कोई पॉलिसी छुपी हुई नहीं। वे अपने मंत्री को ना बताओ कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, लेकिन हमको पता है सारा, जी सब पता हमको। या तो कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है देश में। जी ये तो चैनल उस तरह के लेकर आएंगे कि खबर तो कोई चैनल वाला दिखाएगा ही नहीं, पहले वहां पर जाएगा, पहले इनके न्यूज हाउस में, और वहां से फिर खबर रिलीज होगी कि आप ये दिखाओगे। जी पूरे सिस्टम पे जिस तरह से कब्जा हुआ है तो वो ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है वो। देश के लिए ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन आपसे मैं वापस उस मुद्दे पर आ रहा हूं जिस आश्वासन पर आपने ये आंदोलन खत्म किया। 700 किसानों की जो मौत हुई उनके संदर्भ में आप मुआवजा चाहते हैं, उनका पुनर्वास चाहते हैं, उनके परिवारों का। क्या उसमें कोई कदम आगे बढ़ रहे हैं? जो 50,000 से ज़्यादा केसेस किसानों के ऊपर लदे, जिनकी वापसी की आपकी मांग थी, क्या वाकई व्यवहार रूप में उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है? शुरू होगी है, कहा इन्होंने कि शुरू होगी उसमें, और हम भी देख रहे हैं कि शुरू हुई है उसमें। जी होगी। तो उसके संदर्भ में लक्षण ठीक है। तो मैं कुल मिलाकर आखिरी बातचीत पे आपसे जानना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी, अब आगे की कार्य योजना क्या है? क्या एमएसपी की लड़ाई तक ही सीमित रहेंगे, या इस देश की कृषि में बदलाव के लिए आपका संगठन कुछ और भी काम करेगा? आखिरी सवाल इसका। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हम फिजिकल रूप से भी काम कर रहे जी। हैं। और लोग जो बड़ी बड़ी फार्मिंग करते हैं और वो देखते हैं वहां पे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर गवर्नमेंट का साथ दे तो हमने कोरोना काल में भी देश को भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी। आप KFC, मैकडोनाल्ड्स, जो एक कंपनियां हैं, इनके बचे हुआ भोजन कहां जाता है आप उस पर सर्वे कर लो, 2-3 कंपनी पे ही। ये डस्टबिन में डालते हैं, अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। तो रोटी, अगर फूड सेक्टर बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया तो भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी, लोग भूख से बिलबिलाएंगे। यह आंदोलन जरूरत पड़ी और जब जब भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन चलेगा, सरकारों से बातचीत करेंगे और ऑन टेबल सरकारों से बैठ के हम बातचीत करने में सामर्थ्य हैं। तो राकेश टिकैत जी का कहना है कि रोटी को इस देश में तिजोरी में बंद नहीं करने दिया जाएगा। ये इस आंदोलन की बुनियाद है। आगे भी जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन उस स्वरूप में जनता के बीच में दिखेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो राकेश टिकैत जी ने कही वो ये है कि इस आंदोलन के दौरान कई लोग ये आकलन करते थे कि कुल कहानी राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। पर इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत स्पष्ट कह रहे हैं, चुनावी राजनीति में उनकी जितनी दिलचस्पी थी वो दौर पूरा हो गया, और जैसे किसी से दुश्मनी निभानी हो उसे चुनाव लड़वाने के लिए बोला जाए। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत अब केवल किसान और किसानी के लिए काम करेंगे, किसी चुनावी राजनीति के लिए नहीं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश टिकैत जी। आपका ये संघर्ष सार्थक रूप ले और आप इस सार्थक संवाद कार्यक्रम के तहत आज रायपुर में हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।